नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में एक बार फिर से आपके सामने हम रखेंगे उन तमाम पहलुओं को जो हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए हैं और जिनका सीधा सीधा तात्पर्य निकलता है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स किस तरीके से आगे बढ़ रही है और किस तरीके से बयानों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ आज आपको हम किसान आंदोलन से जुड़े कुछ पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे, कुछ बयानों से भी रूबरू कराएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। सियासी गलियारे में सबसे पहले हम आपको आज ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेवर ने की उससे रूबरू कराना चाहते हैं। जरा समझिए, 5 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस सत्र में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस सत्र में किस तरीके से विपक्ष अपने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सामने आ सकता है, इस मसले पर उनका क्या कहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से होगा, ये तमाम चीजें उनसे खास बातचीत के जरिए सामने आई। देखिए, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा और बजट सत्र की तैयारी को लेकर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, 5 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या तैयारी इस बार रहेगी सर? कोविड के प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल का प्रस्ताव है 5 मार्च के लिए बजट सत्र के लिए, उसकी नोटिफिकेशन आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो ही होगी, हम पूरी तरह से बजट सत्र के लिए तैयारी है। और जो प्रोटोकॉल की बात आपने कही, जो प्रोटोकॉल चंडीगढ़ प्रशासन का आज यहाँ पर लागू किया हुआ है, हम उस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करेंगे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, अभी तक 200 लोगों को 2 गज की दूरी के साथ बैठने का प्रावधान उन्होंने इजाज़त दी है। और वो अगर प्रावधान उस समय तक भी लागू रहता है तो हमें जो बजट का सत्र है वो भी पिछले बजट की सत्र के मुताबिक ही 2 गज की दूरी के साथ हमें करना होगा। इसके साथ ही विपक्ष जो है वो लगातार एक बात कह रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। किसानों का जो मामला है, पूरे देश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस मामले में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है बजट सत्र के दौरान। तो अभी तक विपक्ष का कोई प्रस्ताव मिला है क्या सर, और नियम क्या कहता है खासतौर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? नहीं, देखिए, जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अभी तक कोई सूचना अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं मिली है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो विधानसभा की बैठक से 1 घंटे पहले यदि कोई नोटिस मिलता है तो ये अध्यक्ष की जरूरी है, अध्यक्ष के लिए, कि वो विधानसभा के अंदर उसको रखे। और यदि 18 सदस्य खड़े होकर के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो फिर उसके ऊपर चर्चा होती है। चर्चा के लिए अलग से कोई दिन तय किया जाता है, कोई समय तय किया जाता है। वो जब ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो उसके बाद उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि कौन से दिन उसके ऊपर चर्चा होनी है। विपक्ष तो ये कह रहा है सर कि अविश्वास प्रस्ताव जब कोई सदन में आता है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं, पहले वोटिंग होती है और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की बात तो तब आती है जब उसके ऊपर वोट प्रतिशत देखा जाता है। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, वो मैंने जैसे पहले बताया कि 18 मेंबर जो हैं, यदि उस बिल का समर्थन करते हैं तो फिर हमें उसके ऊपर चर्चा करानी आवश्यक होती है। तो उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके पश्चात यदि आवश्यक होगा तो उसके ऊपर वोटिंग भी हो सकती है। आपने बताया सर 250 पर्सन अभी तक सदस्यों ने दिए हैं। 250 जो पर्सन आए हैं उनका या इसके बाद और भी आएंगे, उनका जो चयन है वो पिछली बार की तरह जो आपने प्रक्रिया अपनाई है ड्रॉ ऑफ लॉट, उसके जरिए किया जाएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि हमने ये तय किया है कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से हम प्रश्नों का चयन करेंगे। और मुझे लगता है कि जो पिछली बार जो हमने प्रक्रिया अपनाई है उससे हर हमारा विधायक है, चाहे वो विपक्ष का है चाहे वो सत्ता पक्ष का है, वो सेटिस्फाइड है।
अंतिम सवाल है सर, आपने कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष कर रहा है वो आपने नियम बताया कि किस तरह से वो ला सकते हैं, लेकिन सर हरियाणा विधानसभा का गणित कहता है अगर चर्चा के बाद वोटिंग की बात आती है अगर, तो फिर विधानसभा का समीकरण क्या है? इस वक्त कितने सदस्य इस वक्त विधानसभा के सदस्य हैं, सदन में कितने सदस्य हैं? देखिए, अभी तक जो 88 सदस्य जो हैं इस समय विधानसभा के हैं और बहुमत के लिए 45 सदस्यों का समर्थन होना अति आवश्यक है, तो उसी दृष्टि से हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने 5 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर क्या तैयारी है इसकी जानकारी दी। साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा कि अभी तक विपक्ष से अविश्वास प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन विधानसभा के नियमों के मुताबिक सदन की कार्रवाई से 1 घंटे पहले भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर सदन में 18 लोग अगर सहमत उस पर होते हैं तो उसके ऊपर चर्चा करवाने पर फैसला सदन की कार्रवाई के दौरान किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा इस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर 18 विधानसभा सदस्यों का यानी कि 18 विधायकों का अगर समर्थन मिल जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन क्या मौजूदा विधानसभा की जो स्थिति है उसमें मनोहर लाल सरकार और ये जो गठबंधन की सरकार है इसको किसी तरीके से कोई खतरा है? इसे समझने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमने राज्यपाल जी को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि तुरंत जो है असेंबली का सेशन बुलाया जाए ताकि हम अविश्वास पत्र इस सरकार के खिलाफ लेके आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये दावा फेल होता नजर आ रहा है। उनके अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी बेकार होने वाली है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का समीकरण बदल चुका है। अब हरियाणा विधानसभा 90 विधानसभा सीटों की नहीं बल्कि 88 सीटों की हो गई है। इसके पीछे की वजह है एलनाबाद और कालका सीट का खाली हो जाना। किसानों के समर्थन में एलनाबाद सीट से विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो वहीं कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को अदालत से दोषी करार देने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। यानी अब हरियाणा विधानसभा का जादुई आंकड़ा 45 हो गया है और इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियों को झटका लगा है। दरअसल सरकार के पास अभी 55 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं दिख रहा। अभी के समीकरण को देखें तो साफ है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हरियाणा बीजेपी सरकार सेफ जोन में पहुंच गई है। हुड्डा अपने विधायकों के बूते अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वो सरकार को नहीं हिला सकेंगे। लेकिन हाँ, उनके लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से सिर्फ इतना पता जरूर चल जाएगा कि 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की असली सोच क्या है। दरअसल हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में अब एलनाबाद और कालका 2 सीटें खाली हो गई हैं। इनेलो विधायक अभय चौटाला के अपनी सीट से इस्तीफा देने की वजह से ये सीट खाली हुई, जबकि इनेलो छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा मिलने के चलते स्पीकर ने कालका सीट को खाली करार दिया। अब 88 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 46 की बजाय 45 विधायकों की जरूरत है। स्पीकर के वोट को अगर छोड़ भी दिया जाए तो बीजेपी को सिर्फ 44 विधायक दिखाने हैं। लेकिन एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिद पर अड़े हैं। इसके लिए वो राज्यपाल से मिलने का कई बार समय मांग चुके हैं। हुड्डा को लगता है कि 3 कृषि कानूनों को लागू करने के बाद सरकार विधायकों का समर्थन खो चुकी है, इसलिए वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार लोगों का और विधायकों का जो है विश्वास खो चुकी है। आप देख रहे हैं रोज जो विधायक इनके समर्थन में थे वो बाहर आ रहे हैं और जो इनके साथ हैं वो बाहर आगे बयान दे रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही।
एक तरफ हुड्डा कहते हैं कि वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव अभी तक नहीं आया, लेकिन विधानसभा की बैठक से 1 घंटा पहले भी प्रस्ताव आता है और 18 लोग खड़े होकर उसका समर्थन करते हैं, तो प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाती है। ये देखिए, जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अभी तक कोई ऐसी सूचना अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं मिली है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो विधानसभा की बैठक से 1 घंटे पहले यदि कोई नोटिस मिलता है तो ये अध्यक्ष की जरूरी है, अध्यक्ष के लिए, कि वो विधानसभा के अंदर उसको रखे, और यदि 18 सदस्य खड़े होकर के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो फिर उसके ऊपर चर्चा होती है। चर्चा के लिए अलग से कोई दिन तय किया जाता है, कोई समय तय किया जाता है। वो जब ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो उसके बाद उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि कौन से दिन उसके ऊपर चर्चा होनी है। प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कोई विधायक नहीं चाहेगा कि सरकार को खतरा पैदा हो। ऐसे में कृषि कानूनों के विरोध में होने के बावजूद हुड्डा के लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर लगना इन विधायकों के लिए नामुमकिन के बराबर है। खैर, क्या होगा और क्या हो सकता है के बीच की ये लकीर यकीनन बेहद महीन है, लेकिन इसकी तासीर बहुत गहरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हालिया दिनों में लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन हमारे इस तरीके से हैं जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार वहां से जो बयान सामने आ रहे हैं वो हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री की तरफ से दिया हुआ स्टेटमेंट कृषि कानून को लेकर, उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से दिया हुआ स्टेटमेंट, और अब हरियाणा से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री ने जिन जिन बातों का जिक्र किया था उस पर पलटवार करते हुए नजर आए। देखिए। राज्यसभा और लोकसभा में आए दिन सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार हर मसले पर अपना पक्ष रख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन सवालों के जवाब में हमले बोल रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बजट को लेकर सरकार का राज्यसभा में घेराव किया और बताया कि 7 साल के कार्यकाल में सरकार की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क क्या है इसे भी दीपेंद्र हुड्डा ने बखूबी बताया। भाजपा सरकार के लगभग 7 वर्ष के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कथनी और करनी में इस सरकार के बड़ा अंतर रहा है, और ये बजट भी उस कथनी और करनी के अंतर को चरितार्थ करता है। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया। तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। कृषि कानूनों को लेकर भी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि पूछा गया कि कानूनों में काला क्या है, तो उन्होंने बताया कि कई कानून फायदे के लिए दिए जाते हैं और उन कानूनों को लेकर कोई सड़कों पर नहीं उतरा। कृषि कानून पे बड़ी चर्चा हुई। ये कहा गया कि आंदोलन के बारे में बात करी, इन कानूनों में काला क्या है ये हमें नहीं बताया गया। मैं 2-3 बातें उसमें भी बताना चाहता हूं, काला क्या है। आपने कहा 11 राउंड बातचीत की हुई, किसान संगठनों ने कुछ काला नहीं बताया, नजरिए का फर्क है। आप इसको बड़े व्यवसायी के प्रॉफिट मार्जिन के नजरिए से देखते हैं या आप इसको किसान के जीवन मरण जीविका के नजरिए से देखते हैं। कहा गया कि बिन मांगे दिया गया, और बिन मांगे बहुत से कानून दिए गए थे। बाल कानून बिन मांगे दिया गया था, दहेज कानून, ट्रिपल तलाक बिन मांगे, कई बार अच्छे कानून बिन मांगे भी दिए जाते हैं। फर्क है उनमें और इसमें फर्क है। उनमें जिस वर्ग के लिए दिया गया वो वर्ग संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पे नहीं आया।
वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कृषि कानूनों से मंडियां खत्म नहीं हुई, लेकिन इस कानून से 2 मंडियां बन गई हैं। आपने कहा मंडियां, अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई। सही बात है, मंडी प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का, 2 मंडियां बन गई हैं। एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मैं मानता हूं एमएसपी थी और रहेगी, लेकिन क्या गारंटी है कि एमएसपी हर किसान को मिलेगी और सभी फसलों पर मिलेगी। सही बात है, एमएसपी थी, है और रहेगी, मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पर मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात बेबाकी से रखी, लेकिन उसका कितना फायदा होगा या इस बयान पर कितनी राजनीति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना से ठीक होने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री एक बार फिर से उसी फॉर्म में लौटते नजर आ रहे हैं जिस फॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं और लगातार अपने बयानों से वो सुर्खियां बटोरते रहे हैं। एलएसी का मसला हो या फिर राहुल गांधी का मसला, अनिल विज हमेशा से मुखर रहे हैं इन संवेदनशील मसलों पर। एक बार फिर से सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। चीन हथियार, राहुल का सियासी वार, राहुल की भ्रम वाली राजनीति पर पलटवार, हरियाणा के गब्बर का राहुल पर हमला, चीन आउट तो राहुल गांधी को क्यों डाउट, एलएसी की लड़ाई अब राजनीतिक तूतू मैमे पर आ पहुंची है। चीन से सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो हरियाणा के गब्बर यानी गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। अनिल विज ने राहुल गांधी को चीन का प्रवक्ता करार दिया। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। जिस प्रकार के बार बार वो बयान देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तानी ना होके चाइना के स्पोक्स पर्सन है। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी देश की सेनाओं का हौसला कम कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा है वो किया है। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक मोदी सरकार ने सिखाया और अब चीन भी पीछे हट रहा है। राहुल गांधी पिछले लंबे समय से देश को अपमानित करने का और देश की सेनाओं को डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी शेर है और नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। पाकिस्तान में घुसकर उनको सबक सिखाया है और चाइना के साथ भी अब जो हमारा समझौता हुआ है, जिससे लद्दाख में सेनाएं पीछे हट रही हैं, ये भी ऐतिहासिक है। राहुल गांधी के गंभीर सवालों पर रक्षा मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में स्थिति को साफ कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आपको अब ओम प्रकाश चौटाला के बयानों से रूबरू कराना चाहते हैं। दरअसल उन बयानों के मायने बहुत हैं, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का जो राजनीतिक कद है वो बहुत बड़ा है और एक कद्दावर नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एक लंबी पारी भी खेली है। लेकिन जरा आपको ये समझना होगा कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या है जब वो ये कहते हैं कि प्रदेश में और देश में मध्यावधि चुनाव के हालात पनपते जा रहे हैं, हालात बनते चले जा रहे हैं। देखिए, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी चौटाला सिरसा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बात की। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में मध्यावधि चुनाव निश्चित है। लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि हर नागरिक
मौजूदा शासन तंत्र से विपक्षी है, सरकार को बदलने का जब मन बनाए बैठा है तो फिर सरकार थोड़ी चलेगी। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव हो। एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव भी बंगाल चुनाव के साथ होने की संभावना है। ओपी चौटाला ने कहा कि किसानों और सभी वर्गों को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी परेशान है। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनेलो में त्याग और कुर्बानी की परंपरा रही है। अपने पोते दुष्यंत चौटाला और भाई रणजीत सिंह चौटाला के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि उनसे संबंधित सवाल उन्हीं से पूछे। मेरे पिताजी ने भी देश पर जब कभी भी कोई संकट आता था, न सिर्फ विधानसभा की मेंबरी और लोकसभा की मेंबरी से त्याग पत्र देना, बल्कि हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा कि कृषक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए आंदोलनरत है। अगर ये तीनों कानून लागू होते हैं तो पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने हरियाणा में गठबंधन सरकार पर भी खुला हमला बोला। ओपी चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगी है, उन्हें आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। कृषि कानूनों पर सरकार का घेराव विपक्ष जोरों से कर रहा है, लेकिन किसानों पर राजनीति के बीच सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन खत्म होगा तो कब। सिरसा से जनता टीवी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों को समेटे हुए फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।